बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर 1 थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट, क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी। सर यूट्यूब पर कितना मिलेगा? जितना यूट्यूब पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, AS के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स, तो देर किस बात की है। प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन 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 टन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम हैं बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट अभी तक हम कर चुके हैं। आज छिटमुट बातें यानी की पॉइंट्स, जो हमारा 3rd टॉपिक है, वो हमें कवर अप करना है, ठिकाने लगाना है बच्चा पार्टी। और उसमें हम देखेंगे छोटी मोटी कई सारी बातें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगाएंगे। की पॉइंट्स मीन्स 4 चांद लगाना। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। की पॉइंट्स वाले स्टेप के लिए ये वाला गाना डेडिकेटेड है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आज की सीख बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत 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 ज्यादा काम की सीख। प्यारे बच्चों, जीवन में किसी से भी प्यार करना चाहते हो, जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखो, बाकी सब अपने आप खुशनुमा दिखेगा तुम्हें। लव योरसेल्फ एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, देन द रेस्ट लाइज। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आप लोगों को एक रिवीजन लगवा दूंगा अगले लेक्चर के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो अभी तक पढ़ा है, तो एक रिवीजन करवा देता हूं पूरे फॉर्मेट की, और जो अभी तक पढ़ा है उसकी भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इतना ही मतलब है प्यारे प्यारे बच्चों, वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कैश के आने और जाने का हिसाब किताब रखते हैं कि भैया ओपनिंग इतना था, प्लस इतना कैश रिसीव हुआ, माइनस इतना पे हुआ, इक्वल टू इतना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। बस क्या करते हैं, रिसीट माइनस पेमेंट पहले लिखते हैं, ओपनिंग को बाद में ऐड करते हैं। प्लस ओपनिंग प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इक्वल टू क्लोजिंग की बजाय रिसीट माइनस पेमेंट प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा कर देते हैं। और रिसीट पेमेंट को भी 3 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम, कैश का रिसीट पेमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कैश का रिसीट पेमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में उधार लेन देन, उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बच्चा पार्टी फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज, और बाकी जो बच गया यानी डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट पूरा एक साथ सुना रहा हूं मैं आपको, पूरा फॉर्मेट। डायरेक्ट मेथड वाला तो नॉर्मली हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड वाला सुना रहा हूं, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो सेम ही है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई अलग से चक्कर होता ही नहीं।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड डीजीपी दिल लेस ड्रिप, डी फॉर डेप्रिसिएशन, जी फॉर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, आई फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल लेस इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स पेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, proceed from sale of tangible fixed asset, proceed from sale of intangible fixed asset, proceed from sale of non current investment, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और परचेज ऑफ tangible fixed asset, intangible fixed asset और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज पे ब्रैकेट आएगा। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, इन टाइम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों का नेट करेंगे प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश। अगर आप लोग इस काबिल बन गए हैं कि ऐसे इस फॉर्मेट को स्पीकअप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तब मान करके चलिए, तब समझ करके चलिए कि प्यारे प्यारे बच्चों तब मान करके चलिए प्यारे प्यारे बच्चों कि जो है आपको ये आ गया है फॉर्मेट और आप पेपर में मार नहीं खाएंगे, तब मान करके चलिए। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात से हम अग्री करते हैं, आपकी बात से हम अग्रीड हैं। ओके, ये हो गई अभी तक की रिवीजन सर। अब आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। लेट्स मूव अहेड। तो सर जी, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और की पॉइंट्स, ये हमारे 3 टॉपिक थे जिसके अंदर मीनिंग आपको पढ़ा दिया गया है, फॉर्मेट आपको पढ़ा दिया गया है। अब की पॉइंट्स जरा देख लेते हैं एक बारी, की पॉइंट्स क्या कहते हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या कहते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, की पॉइंट्स के अंदर हमारा जो ये पहला ट्रीटमेंट है, पहला पॉइंट है पढ़ने के लिए, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कौन सी बुक मिली है? एएस ट्रिगर बुक, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए है। एमसीक्यू बुकलेट, वो तो अलग बात हो गई, एमसीक्यू के लिए है। एक आपको मिली है ट्रिक बुक, वो हमारी ट्रिक्स के लिए है। उसमें हमारा एक तो कैश फ्लो का फॉर्मेट दोबारा से लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया, और क्वेश्चन सॉल्विंग स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो ट्रिगर बुक 2 में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ट्रिगर बुक 2 जो है उसमें क्या है, ट्रिगर बुक 2 के अंदर आपके मेन नोट्स हैं, हर एक चैप्टर के मेन नोट्स जो है वो ट्रिगर बुक 2 के अंदर है बच्चा पार्टी, ठीक है सर। अब जो मैंने आपके सामने फ्लैश किया है ये आपको मिला नहीं है कुछ भी, जो सामने अभी मैंने आपके फ्लैश कर रखा है ये ना अपनी ट्रिगर बुक में है, ना ट्रिक बुक में है, ना ट्रिगर बुक 2 में है, ना एमसीक्यू में, तो खैर होगा ही नहीं। ये हैंडमेड नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ ऐप पर अपलोडेड रहेगी जहां पे आप लेक्चर्स देखते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद नोट डाउन जरूर कर लेना, इनको जरूर कर लेना नोट डाउन, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हैंडमेड नोट्स हैं जिनसे ये टॉपिक्स हमारे जो कैश फ्लो में तंग करते हैं हमें, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे एक सिंगल प्लेस पर, एक सिंगल प्लेस पर। मैंने ट्रिगर बुक 2 में ये जानबूझ करके नहीं डाले हैं, मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं, वरना इन्हीं पेजेस को हम वहां भी डाल सकते थे। आपको ऐप पर पीडीएफ मिलेगी, केवल लिखना है आपको। और देखो सर, मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे, ये बिल्कुल क्लियर कट सीधी सी बात है। ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स यानी की पॉइंट्स, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, उसके अंदर पहली चर्चा शुरू हो रही है प्रोविजन फॉर टैक्स। शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। भाई साहब सर जी वाओ, बस छोटे मोटे एक्टर को देख के करने की कोशिश। हाँ, ये लो बच्चों में समझाता हूं ये होता क्या है, क्या क्यों कैसे। लेट सपोज एक ईयर है बच्चा पार्टी, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, एक ईयर है, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर, फाइनेंशियल ईयर चलता है अकाउंट्स में, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। साल के दौरान क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी कुछ इनकम्स कमाती है और कुछ एक्सपेंसेस करती है। हाँ, कमाई चलती रहती है और खर्चे चलते रहते हैं, साल के दौरान यही होता है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, कमाई चलती रहती है और खर्चे चलते रहते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर लास्ट डेट 31 मार्च 24 को क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, याद रखना,
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, या कंपनियों के केस में कहूँ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब साल के दौरान आपने इनकम कमाई, खर्चे वर्चे किए, अब जब साल खत्म हो गया 31 मार्च 24, तो उस दिन आप अपना P&L अकाउंट बना रहे हो, यानी आप हिसाब किताब लगा रहे हो प्यारे बच्चों। क्या हिसाब किताब लगा रहे हो? क्या हिसाब किताब लगा रहे हो? क्या कमाया, क्या गंवाया, इसका हिसाब किताब लगाते हो। यहाँ आप इनकम्स लिखते हो, यहाँ आप खर्चे लिखते हो, बताया भी था मैंने, ऑपरेटिंग समझाते टाइम भी बताया था आपको। यहाँ इनकम लिखते हो, यहाँ खर्चे लिखते हो, और फिर उसमें क्या निकल के आता है, इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें से सरकार को टैक्स देना बाकी रह गया है वो निकल करके आता है। वो प्रॉफिट जिसमें से सरकार को टैक्स देना बाकी रह गया है वो निकल करके आता है बच्चा पार्टी, वो निकल करके आता है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कैसे भी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर, ठीक है ना, ओके सर जी। तो प्यार प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अब क्या करना होता है, अब आती है एक अगली चर्चा। अगली चर्चा, ये टैक्स कब तक देना होता है। हमने कह दिया कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एक तरफ इनकम लिखी, उसमें से खर्चे माइनस करे, प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट जिसमें सरकार को टैक्स देना बाकी, वो कब तक देना होता है, कब तक देना होता है प्यारे बच्चों। इंडिविजुअल्स के लिए, यानी सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन के लिए सरकार 31 जुलाई 24 तक का टाइम देती है, जिनकी ऑडिट नहीं होनी उनकी। ये सब इनकम टैक्स में पढ़ोगे आप, ये सब इनकम टैक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है सर। और बाकी कोई भी एंटिटी जिनकी ऑडिट होनी है उनके लिए 30 सितंबर, इनकम टैक्स ऑडिट होनी है उनके लिए 30 सितंबर तक का टाइम होता है टैक्स भरने के लिए। जिनकी ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट होनी है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बननी है, उनके लिए 30 नवंबर तक का टाइम होता है, 30 नवंबर तक का टाइम होता है। ओके सर, अच्छा 30 सितंबर तो ऑडिट का टाइम होता है, उसके एक महीने बाद 31 अक्टूबर तक भी आप टैक्स देते हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स की बात है, ठीक है सर। यानी प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे एक बार फिर बता देता हूं, जिनकी ऑडिट नहीं होनी उनको 31 जुलाई 2024 तक अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, और आईटीआर के अंदर ही टैक्स पे किया जाता है। आईटीआर एक फॉर्म होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, उसमें आप अपनी इनकम माइनस एक्सपेंस डिटेल भरते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, उस प्रॉफिट पे जो भी टैक्स स्लैब रेट चल रहे होते हैं उस अकॉर्डिंग पेमेंट करके आईटीआर यानी फॉर्म फाइल कर देते हो आप। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है टैक्स की। जिनकी ऑडिट होनी है उनकी पहले 30 सितंबर तक ऑडिट कंप्लीट होगी, उसके बाद 31 अक्टूबर तक उनकी आईटीआर जाएगी, उनका टैक्स पे होगा। जिनकी ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है उनका 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल होगी, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सरकार कितना समय दे रही है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तो दे रही है नॉन ऑडिट वाले के लोगों को आईटीआर भरने के लिए, यानी टैक्स पेमेंट के लिए। जो आपने कमाया, जो प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स देने के लिए नॉन ऑडिट केसेस के लिए 4 महीने का समय दे रही है सरकार। और अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने का समय दे रही है ऑडिट वाले लोगों को। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले को 1 महीना और 8 महीने, काफ़ी समय देती है सरकार, काफ़ी समय देती है, काफ़ी समय देती है। ऐसा नहीं कि 31 मार्च 24 को P&L बन के तैयार हुआ, सरकार दरवाजे पे खड़ी होगी, लाओ भाई टैक्स दो। अरे नहीं, टाइम लगता है यार, इट टेक्स टाइम माय डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स टाइम। कोई आईटीआर भी ऐसी चीज़ नहीं है भर जाती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करानी होती है, सारी चीज़ें चेक होती हैं भैया, है ना, कभी साइट वाइट में चलती दिक्कतें होती है, इसलिए इतना टाइम दिया जाता है, इतना टाइम दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ नॉन ऑडिट केसेस में जो टैक्स की पेमेंट होती है वो 31 जुलाई को होती है आईटीआर भरते टाइम, और ऑडिट केसेस में 31 अक्टूबर को होती है। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक। अब ट्रांसफर प्राइसिंग वाली हटा ही देते हैं यार, हटा ही देते हैं। प्यारे बच्चों, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये जो 31 जुलाई 24 और 31 अक्टूबर को ये जो टैक्स पे हो रहा है, ये कौन सा साल चल रहा है, ये कौन सा साल चल रहा है सर? ये तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू हो चुका है सर, ये तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू हो चुका है। हाँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? 31 मार्च 24 को फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल से ही 24-25 शुरू हो गया था। और 24-25 में यानी 31 जुलाई 24 और 31 अक्टूबर 24 को जो आईटीआर भर के आप ये टैक्स पे कर रहे हो, ये है कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सर? 23-24 रिलेटेड है, 23-24 से, पे होगा 24-25 में। ओ हो, यस यस यस। यानी मैं कह सकता हूं 23-24 वाले प्रॉफिट पर जो टैक्स पेड होगा वो 24-25 में होगा, वो 24-25 में होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सर, सही कह रहे हो सर, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। ऐसे ही
22-23 वाले पर 23-24 में, 20-21 वाले प्रॉफिट पर टैक्स 21-22 में पे होगा। मतलब जिस ईयर में आप कमाते हो पहले उस ईयर में कमाते हो, उसके बाद अगले ईयर में कहीं आप टैक्स पे करते हो। पहले कमाई करते हो 1 साल भर के, फिर उस कमाई पे जो टैक्स देते हो वो अगले साल देते हो। हाँ बिल्कुल ठीक सर, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये पेमेंट हमने 24-25 में करी है, पेमेंट हमने 24-25 में करी है 23-24 से रिलेटेड। अब झगड़ा ये आया, ये कौन से साल के P&L में जाए। झगड़ा ये हुआ, इस खर्चे को, इस टैक्स की पेमेंट को कौन से P&L में लिख करके चले। P&L में जाएगा, टैक्स की पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक तरफ सारी कमाई और एक तरफ सारे खर्चे, और टैक्स पेमेंट भी एक खर्चा तो भाई आपको पे करना पड़ता है, खर्चा है, सीधी बात है, तो वो भी P&L में तो आएगा ही आएगा। मुद्दा ये है कौन से साल के P&L में जाएगा, 23-24 या 24-25, कौन से साल के P&L में जाएगा, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। बताओ तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूं सोचने के लिए। व्हाट डू यू पीपल से, व्हाट डू यू पीपल से, बोलो रे बोलो बच्चों, तुम क्या कहते हो, इस मुद्दे पर अपनी राय तुम मुझको बताओ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी पेमेंट तो 24-25 में हो रही है ना, तो 24-25 के P&L में जाना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी रिलेटेड तो 23-24 से है ना, तो 23-24 से ही जुड़ा हुआ खर्चा 23-24 के ही P&L में जाना चाहिए। और सर जी पे कभी भी हो रहा हो, हम तो अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। प्यारे बच्चों, अकाउंट्स में यदा तदा सर्वदा एक बात याद रखना, कोई भी पेमेंट कब हो रही है, कोई भी रिसीट कब हो रही है, हमें इस बात से मतलब नहीं होता, हमें इस बात से मतलब नहीं होता। हमें यह देखना होता है कि वो चीज, वो इनकम, वो एक्सपेंस, वो आइटम रिलेटेड कौन से ईयर से। सर अभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी बनवाई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पे आपने बताया था जो साल के दौरान कैश आ रहा है बोलो, जो पेमेंट हो रही है बोलो, चाहे कोई से भी साल की हो, और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट का केस हटाओ। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको, P&L। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, P&L। केवल एक स्टेटमेंट पूरे अकाउंट्स के अंदर, केवल एक स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी है, उसे हटा दो, उसे हटा दो, बाकी सारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है। मतलब कौन सा आइटम कौन से पीरियड से रिलेटेड है उस पीरियड में जाता है, ना कि उस आइटम से रिलेटेड पैसा आया कब, गया कब, लेन देन कब हुआ उस पीरियड में। हाँ, केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी है, जिस पीरियड में कैश आया वो उस पीरियड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखती है, जिस पीरियड में कैश गया वो उस पीरियड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करती है, भले ही कोई से ईयर से रिलेटेड हो, भले ही कोई से ईयर से रिलेटेड हो, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनती है, जब कैश आ रहा है, जब जा रहा है, उस टाइम पे रिकॉर्ड होगा, बात खत्म। जबकि बाकी पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है, वो देखते हैं रिलेटेड कौन से ईयर से ये आइटम उस ईयर में जाता है। तो प्यारे बच्चों, P&L क्या है, P&L तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, P&L तो एक हमारा अदर अकाउंटिंग का पार्ट है, नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो P&L बनता है सर जी एक्रूअल बेसिस पे। यही तो सारी बात थी हमारी ऑपरेटिंग में, P&L एक्रूअल बेसिस पे बन रहा था, कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनती है, इसलिए वहां से नॉन कैश आइटम्स को और अदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आइटम्स को हटा दिया था। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ गया, हमें याद आ गया कि उनको वहाँ से हटा दिया था। बिल्कुल ठीक सर, है ना बच्चा पार्टी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भैया ऐसा है, हमें 23-24 के P&L में ही इस टैक्स नाम के खर्चे को डालना पड़ेगा। 23-24 के P&L में ही इस टैक्स नाम के खर्चे को हमें डालना पड़ेगा बच्चा पार्टी, डालना पड़ेगा। ये रूल है, क्योंकि एक्रूअल बेस अकाउंट्स का एक आधार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल, एक प्रिंसिपल है, एक नींव है, जिसका नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है जिस ईयर से रिलेटेड चीज है उस ईयर में लिखो भैया, बात खत्म।
पीरियोडिसिटी नहीं, पीरियोडिसिटी नहीं, सॉरी, एक्रूअल, मैचिंग भी कह सकते हो आप। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो ये 23-24 से रिलेटेड है, हाँ, तो 23-24 के उसमें जाना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इवन यही बात कहता है। एक्रूअल तो ये कहता है भले ही अभी पे ना हुआ हो फिर भी लिख दो क्योंकि रिलेटेड इस साल से है। मैचिंग बेसिकली ये बात कहता है कि 23-24 का खर्चा है तो 23-24 के P&L में जाना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो उनकी बात मान ली हमने, मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात मान ली। एक्रूअल ने कहा पे अभी हुआ नहीं है, बाद में होगा, फिर भी लिख दो, अलाउड है मेरी तरफ से। मैचिंग ने कहा 23-24 का खर्चा है तो 23-24 में ही लिखना चाहिए। 23-24 से रिलेटेड खर्चा है, 23-24 में ही आना चाहिए, बात कही मैचिंग कॉन्सेप्ट ने। तो जैसे ही मैचिंग कॉन्सेप्ट ने ये बात कही कि 23-24 का खर्चा 23-24 के P&L में आना चाहिए, लोगों ने उससे कहना शुरू कर दिया पर अभी तो पे ही नहीं हुआ, पे तो 24-25 में होगा जाके। फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बोला उधार है, पे करना है, उधार है, उधार वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है। ऐसा नहीं कि केवल नगद जो पेमेंट है वही रिकॉर्ड करके चलेंगे, उधार वाली भी रिकॉर्ड होती है। एक्रूअल ने इजाजत दे दी इस चीज़ की, एक्रूअल ने इजाजत दे दी इस चीज़ की। ओके सर, गेटिंग योर पॉइंट सर, गेटिंग योर पॉइंट। एक्रूअल ने इसकी इजाजत दी थी, एक्रूअल ने इसकी इजाजत दी थी। लेकिन प्यारे बच्चों 23-24 के P&L में टैक्स नाम का खर्चा तो आ जाएगा, पर उसके साथ एक वर्ड लगा देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन वर्ड लगा देते हैं, मीन्स एक एस्टिमेट, मीन्स एक अंदाजा। क्यों? एक्चुअल जो टैक्स पे होगा वो तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को ही पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन नॉन ऑडिट केस है या ऑडिट केस है। वो तो तभी जब ITR फाइल होगी, जब उसका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें कैलकुलेशंस की जाएंगी, इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगाए जाएंगे, कुछ डिडक्शंस डाली जाएंगी। वो सब सेट करने के बाद, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद तब फाइनल पता चलेगा कि इनकम टैक्स की पेमेंट कितनी बन रही है। एक्चुअल जो टैक्स आप पे करोगे वो तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि टैक्स की पेमेंट एक्चुअल कितनी बन रही है, वो पहले नहीं पता लग सकती। लेकिन एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट के कहने पर डालना तो 23-24 के P&L में ही पड़ेगा, जो 31 मार्च 24 को बन रहा है। तो क्या करते हैं, टैक्स का खर्चा डालते हैं 23-24 के P&L में ही, जो 31 मार्च 24 को हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड लिख देते हैं प्रोविजन, यानी अंदाजा, कि भाई अंदाजे से ये टैक्स डाला, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक्चुअल पेमेंट के टाइम पर पता लगेगा फाइनल सीन क्या है। प्रोविजन का मतलब ये हो गया, प्रोविजन का मतलब ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मीनिंग, मतलब समझ में आया होगा कि ये क्या है, कैसे है। करंट ईयर में आप पैसे कमाते हो, पेमेंट टैक्स की अगले साल में करते हो, तो कुछ लोगों ने कहा हम तो अगले साल ही जो है इसको रिकॉर्ड करके चलेंगे, जबकि अकाउंट्स का एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला जिस साल का खर्चा है उसी साल में जाना चाहिए। 23-24 की प्रॉफिट से रिलेटेड टैक्स का खर्चा है तो 23-24 के P&L में ही जाना चाहिए। लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट से कहा पर वो पे तो हुआ ही नहीं, अभी एक्रूअल आ गया, उसने कहा उधार तो है ना, उधार वाली ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है अकाउंट्स में, मेरी इजाजत है, तो फिर उसको 23-24 के ही P&L में टैक्स नाम के खर्चे को डाल दिया। हाँ, एक्चुअल जो पेमेंट है वो तो बाद में ही पता लगेगी, इसलिए एक वर्ड लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। दिस इज इट। मैंने भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड का मतलब समझाया है, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब समझाया है। अब प्यारे बच्चों पेपर में इसके साथ आपको क्या करना है, पेपर में इसके साथ आपको क्या करना है, पेपर में इस टॉपिक के साथ आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। लेट मी टेल यू। अब जो ये वाला मतलब जो भी ये हैंडमेड नोट्स है, ये पूरी PDF आपको अपने हाथ से लिखनी है, ठीक है। जो ट्रिगर बुक 2 है ये अकाउंट उसमें मैंने बना रखा है, लेकिन इसको समझाने के लिए ऊपर वाला जो पार्ट है ये नहीं बना रखा है, ये आपको लिखना है और पूरा ही लिख लेना। फिर नीचे ये मत सोचना कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तो है ट्रिगर बुक 2 में, ये पूरी हैंडमेड नोट कितने यार 7 पेज की यार, छोटी छोटी सी चीजें, 7 पेज तो ये PDF में बन के बड़ी आ रही है, तुम्हारे 1, 2, 2.5 पेज में आ जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है सर, श्योर सर, श्योर, पक्का पक्का पक्का, है ना बच्चा पार्टी? हाँ सर जी, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अब पेपर में जैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के किसी भी क्वेश्चन में दिखे तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमारा ट्रिक पेज है भाई साहब, याद रखना, ये हमारा ट्रिक PDF है, ये हमारी कैश फ्लो के लिए, जो आपको लिखनी है स्वयं, जो आपको लिखनी है स्वयं बच्चा पार्टी, जो आपको स्वयं लिखनी है, ये वो ट्रिक PDF है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। प्रोविजन फॉर टैक्स की ये रही ट्रिक आपके सामने, ये रही ट्रिक आपके सामने। क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, अब किसी क्वेश्चन में ऊपर दिखता है, किसी में नीचे दिखता है, कोई टीचर कहता है वहां दिखे तो ये करो, यहां दिखे तो ये करो, वो अजम्पशन लो, ये करो, वो करो, झंझट खत्म करो बच्चों, ये झंझटों से बाहर आओ, फ्री के झंझट है ही नहीं, जीवन शून्य है बिल्कुल।
बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी कैसे भी खाता बनाओ, जहां दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स उसका खाता बनाओ, उसका खाता बनाओ। कैसे बनेगा उसका खाता, कैसे बनेगा उसका खाता? तुम बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है बताओ? हम इसमें सर अंदाजे से P&L में कुछ पैसा डालते हैं, हाँ, कि भाई इतना टैक्स बनेगा, फिर कुछ समय बाद एक्चुअल टैक्स कितना बन रहा है वो पे कर देते हैं, हाँ, बस ये दो चीज़ें तो हैं, ये दो चीज़ें तो हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये रहा प्यारे बच्चों वो अंदाजा जो हम P&L में डालते हैं, प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर बाय P&L के नाम से आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तुम देखो P&L अकाउंट में कहाँ आ रहा था ये? P&L अकाउंट में यहाँ आ रहा था सर डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इतना तो जानते ही हो लेजर पोस्टिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में कहाँ जाएगा सर? राइट साइड चला जाएगा बाय P&L के नाम से। ये तो लेजर पोस्टिंग है। प्रोविजन बनाने की एक सिंपल एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कि भाई P&L से हमने एक टैक्स का अंदाजा बना दिया, P&L में टैक्स का अंदाजा डाल दिया, वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। P&L तुम्हें बनाना नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है कैश फ्लो के चैप्टर में, वर्किंग नोट में। ये आ गया जी बाय P&L जो प्रोविजन आपने बनाया है करंट ईयर में, प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर, प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर बच्चा, प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर, ठीक है सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। और फिर जो पेमेंट करते हो आप वो फिर बैंक से पे होगा यार। यहाँ पे पैसा आप जोड़ रहे हो तो जोड़े हुए पैसे में से पेमेंट करोगे तो वो कहाँ जाएगा? वो दूसरी साइड जाएगा, वो दूसरी साइड जाएगा। पेमेंट ऑफ कोर्स बैंक से होती है भाई, कैश अलाउड, इनकम टैक्स की पेमेंट तो बैंक से ही होगी, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब मान लो तुमने तैयारी करी थी 1 लाख रुपए की अंदाजा, और एक्चुअल में टैक्स पेमेंट हुई तुम्हारी 80,000 की, तो क्या तुम्हारा 20,000 का बैलेंस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? हाँ सर 20,000 का बैलेंस बच जाएगा, 20,000 का बैलेंस बच जाएगा। और हो सकता है पिछले साल से भी कुछ बैलेंस चला आ रहा हो पहले ही, ऐसे ही पिछले साल भी हुआ हो, तैयारी ज़्यादा थी पेमेंट कम हुई, तो वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, खत्म। पता नहीं क्यों लोग रोते चीखते चिल्लाते प्रोविजन फॉर टैक्स में, मेरे तो समझ नहीं आता, ये चर्चा है बस सारी। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि भैया करंट ईयर का टैक्स करंट ईयर के P&L में जाएगा, लेकिन पेमेंट बाद में होती है, तो एक्रोल मैचिंग कॉन्सेप्ट कहने पे लिखते तो वही है, पर प्रोविजन वर्ड लगा देते हैं, लिखेंगे तो 23-24 के P&L में ही टैक्स को, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स भी अंदाजा एक्चुअल बाद में पता चलेगा। और जहां दिखे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अकाउंट बना दो कि भैया ये हमारा अंदाजा क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अंदाजा और फिर असलियत, ये रहा भैया हमारा अंदाजा, ये रही भैया हमारी असलियत, ये रहा उसका डिफरेंस। कई बार ओपनिंग बैलेंस भी होता है, दिस इज इट। पिगी बैंक, पिगी बैंक अकाउंट मान लो, पिगी बैंक अकाउंट मान लो कि पहले से इतने पैसे पड़े हुए थे, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आए थे, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स को मानो एक गुल्लक, और आसान कर देता हूं, इसको मानो पिगी बैंक, इसको मानो एक गुल्लक। क्या गुल्लक का हिसाब किताब रख सकते हो तुम? पिगी बैंक गुल्लक का हिसाब किताब रख सकते हो प्यारे बच्चों? हाँ रख सकते हैं। गुल्लक क्या होती है? इतने पहले से पड़े थे, इतने इस साल में और डाल दिए, माइनस इतने निकाल लिए, इक्वल टू इतने बचे हुए हैं। इतने पैसे पहले से पड़े हुए थे, जो पिछले साल का बैलेंस बच गया था कैरी फॉरवर्ड, पिछले साल का अंदाजा ज्यादा था, पेमेंट कम हुई थी, तो पिछले साल का कुछ पैसा बचा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस इतना, और जमा किया टैक्स के नाम का गुल्लक में, माइनस इतना उसमें से पे कर दिया, इक्वल टू इतना उसमें बचा हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल यार। एक बात याद रखना बस मेरी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको ट्रिक बुक से, ये समझ लो आपको याद हो गया साथ के साथ, ये समझ लो आपकी ट्रिक हमेशा के लिए बन गई साथ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट आपको बाद में जब बैठ, हमारे लेक्चर्स का असली आउटपुट रिवीजन के वक्त निकल करके आएगा, जब आप देखोगे यार ये तो ऑलरेडी सब कुछ ग्रिप से में ही है, कुछ दिक्कत ही नहीं कैसी भी। ये ट्रिक बुक के पेजेस हैं, 7 पेजेस, जो मैंने ट्रिक बुक में नहीं डाले हैं, जो मैंने ट्रिक बुक में नहीं डाले हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने मीनिंग समझा दिया, क्यों प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं बता दिया, उसका खाता कैसे बनता है ये बता दिया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करें सर इसका, ये भी तो बताओ। हाँ प्यारे बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, इनका तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं होना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का थोड़ी। ठीक है, केवल इन 2 आइटम्स का ध्यान रखना, एक तो जो अंदाजा था आपका 1 लाख रुपए जो आपने बनाया था, और एक जो पेमेंट है आपकी उसमें से। पेमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होती है, पेमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होती है। हाँ वो सर जो लास्ट में लिखा था माइनस इनकम टैक्स पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से जो माइनस कर रहे थे इनकम टैक्स पेड, हाँ वो फिगर यहां से उठ के आती है। क्वेश्चन क्या करता है, कोई भी जैसे मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको दे देगा,
और प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर आपको बता देगा और क्लोजिंग बैलेंस आपको बता देगा। ये 3 आइटम आपको बता देगा क्वेश्चन, 1, 2 और 3, और कहेगा तुम खुद ढूंढो पेमेंट कितनी हुई है टैक्स की, और फिर उसे वहां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखो। तो तुम क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा ये वाला 2 बैंक वाला अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा। ठीक 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 सर। और जो भी ये बैलेंसिंग फिगर निकल करके आए उतना अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे लिख देना, माइनस इनकम टैक्स पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करके लिख देना, माइनस करके लिख देना। ठीक है सर, ठीक है। और ये जो बाय P&L वाला अमाउंट आता है प्रोविजन क्रिएटेड इन करंट ईयर, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे बच्चा पार्टी, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे बच्चा पार्टी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। क्यों, ये एक नॉन कैश आइटम है सर, नॉन कैश आइटम, ये एक नॉन कैश आइटम है। ये देखो P&L में यहाँ पर खर्च डेबिट साइड यानी खर्चे साइड, ये टैक्स नाम का खर्चा लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, पर क्या ये अभी पे हो चुका है, क्या ये अभी पे हो चुका है, नहीं। मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कहने पर रिलेटेड 23-24 से है ये खर्चा, इसलिए 23-24 के P&L में डाल दिया, पर पे अभी नहीं हुआ भाई, पे अभी नहीं हुआ भाई, नॉन कैश है अभी तक ये खर्चा, कैश में पे नहीं हुआ, अभी ये नॉन कैश है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी नॉन कैश आइटम का इफेक्ट आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए भाइयों बहनों। मैं तुमसे पूछता हूं, नॉन कैश आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए क्या, बताओ प्यारे बच्चों, आना चाहिए क्या, नॉन कैश आइटम कैश फ्लो में नहीं आना चाहिए। तो ये जो नॉन कैश आइटम यानी प्रोविजन फॉर टैक्स यहां माइनस हो रखा है, इसे ऐड बैक कर दो, प्लस कर दो, इसका इफेक्ट हट गया, जीरो हो गया। नॉन कैश आइटम माइनस हो रखा था, उसे प्लस करके उसका इफेक्ट हटा दो, उसे ऐड बैक करके उसका इफेक्ट हटा दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे, एनसी का मतलब यहां पे नॉन कैश है इसलिए प्लस करेंगे। कहां प्लस करेंगे, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। दिस इज इट, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पे आएंगी चीजें निकल करके। This is it. This is provision for tax, done and dusted. It took us around 30 minutes, but it is done and dusted for all. I guess आप लोगों को समझ में आया होगा. I genuinely believe that. जहाँ देखे provision for tax, खाता बनाओ. By opening balance, by balance ready, by P&L, provision created in current year, to bank जो भी tax की payment है, to balance ready यानी closing balance. बाय P&L वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में प्लस, एनपीबीटी की कैलकुलेशन में, टू बैंक वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में माइनस, नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से। क्वेश्चन इन 4 में से ओपनिंग बैलेंस, बाय P&L, टू बैंक और टू बैलेंस रेडी, इन 4 में से कोई भी 3 आइटम दे देगा, गायब कर देगा। खाता बना के चौथा तुम खुद ढूंढ लेना और पोस्टिंग कर देना। तुम्हें बता दिया किसका क्या करना है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बस लिखने होते हैं खाते में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई लेना देना नहीं। सर इतने में तो आपने फॉर्मेट याद करा दिया था पूरा, जितने में आपने प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की चर्चा करी है केवल। हाँ, क्योंकि यही तो दिक्कत थी तुम्हारी, which is gone forever now, which is gone forever now, yeah. Next item, next key point, next key point, next key point. Provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. ये क्या होता है? डेट्स यानी डेटर्स। यहाँ पर डेट्स का मतलब है यहाँ पर प्यारे बच्चों डेटर्स। डेट्स का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। अब उनमें से कुछ लोग धोखा दे जाते हैं, बुरे निकल जाते हैं, डाउट होता है हमें उनके ऊपर कि वो पैसा देंगे या नहीं। और अकाउंट्स का एक सिद्धांत होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि अगर तुम्हें लॉस दिख रहा है, दूर कहीं लॉस दिख जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, दूर कहीं लॉस दिख जाए, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आज ही रिकॉर्ड कर दो। कहीं दूर जब लॉस दिख जाए, प्रूडेंस कहता है रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज ही रिकॉर्ड कर दिया जाए, आज ही रिकॉर्ड कर दिया जाए। जी सर। तो प्यारे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है
मतलब 2 साल का डाटा दे दिया आपको, पिछले साल कम था इस साल बढ़ गया है, तो समझ लो आपने कहाँ से बनाया है, P&L से बनाया है। लेट सपोज ये 24, ये 25। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24 में दे रखा है 1 लाख का, 25 में दे दिया 1.5 लाख का, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 50,000 से, प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन हमेशा P&L के पैसे में से बनाया जाता है, तो मतलब ये 50,000 P&L में से निकाल करके डाला है, ये 50,000 P&L में से निकाल करके डाला है। ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब ये वही सेम टू सेम P&L अकाउंट में यहाँ पे खर्चे साइड आ रहा होगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 50,000, क्योंकि एंट्री ये होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 50,000। अब फिर वही बात है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है सर जी, एनसी यानी नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एनसी यानी ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चा पार्टी। क्यों? हमने एक अंदाजा लगाया है कि ये पैसे हमें मिलेंगे नहीं, हमारी जेब से थोड़ी जा रहे हैं, जो रखा हुआ कैश है उसमें से थोड़ी निकल के जा रहे हैं, जो आएगा उसमें से अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कुछ कमाए, कुछ लोग धोखा दे दें, जो रखा उसमें से थोड़ी चला गया कि हम माइनस कर दें। नॉन कैश एक्सपेंस है भाई ये। प्रोविजंस आर ऑलवेज नॉन कैश, प्रोविजंस आर ऑलवेज नॉन कैश। तो क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे, क्योंकि P&L में डेबिट साइड लिखे होने का मतलब है खर्चे साइड डला हुआ है, खर्चा मीन्स माइनस हो चुका है खर्चा, माइनस वाले खर्चे को इफेक्ट हटाने के लिए क्या करोगे? प्लस यानी ऐड बैक करोगे, नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए। और अगर उल्टा केस है तो भैया ऑपरेटिंग में माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। प्रोविजन अगर घट रहा है तो ऑपरेटिंग में माइनस कर देना, प्लस की बजाय माइनस कर देना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट हम ये वाला पार्ट करके चलेंगे बच्चा पार्टी, नेक्स्ट हम ये वाला पार्ट करके चलेंगे। चलो नेक्स्ट हम ये वाला पार्ट करके चलेंगे। चलो जी, ओके नाउ अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये भी एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है बच्चों के लिए, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है बच्चों के लिए। ये कहाँ चला गया? ये देखना प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को याद कराया था। हाँ सर जी, देखो ये डीजीपी दिल में आई क्या है? सर आपने बताया था डीजीपी दिल में आई का मतलब है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट वाला खर्चा, बिल्कुल ठीक। जरा फाइनेंसिंग में आना जरा, यहां पर भी एक इंटरेस्ट नाम का खर्चा, इंटरेस्ट नाम की पेमेंट है। हाँ सर, हाँ सर। तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है उसके लिए मैं कह सकता हूं वो ऑपरेटिंग में तो ऐड हो जाता है, डीजीपी दिल में जो आई है वहां पर, और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाता है इंटरेस्ट नाम का जो खर्चा। हाँ सर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000, वो कहेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 है, ऑपरेटिंग में ऐड मारेंगे, डीजीपी दिल आई में लिखेंगे 10,000, और यहाँ फाइनेंसिंग में भी माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट में 10,000। जबकि हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, क्या क्या ये वाला जो प्यारे बच्चों, ये वाला जो आई है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये हम एक्रूअल बेसिस पे ऐड करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, और यहाँ जो माइनस करते हैं हम, ये हम कैश बेसिस पे माइनस करते हैं। सर आपकी बात समझ में नहीं आई, अभी समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे ऊपर 10 लाख रुपए उधार थे, हमने 10 लाख रुपए उधार ले रखे थे 10% पर एनम के ब्याज पर, तो 10 लाख का 10%, साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा बच्चा पार्टी? 1 लाख रुपए। साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख रुपए। अब मान लीजिए इस 1 लाख में से 90,000 हमने पे कर दिया है, 10,000 हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है।
10,000 हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है। तो जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ पर तुम पेमेंट लिखोगे ना, वो जेन्युइन पेमेंट जो हुई है 90,000 उसे ही माइनस यानी ब्रैकेट लगा करके चलोगे, क्योंकि यहाँ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम रिसीट और पेमेंट बेसिस पे बनाते हैं, जितना एक्चुअल में आया जितना एक्चुअल में गया वो। यहाँ पर एक्चुअल पेमेंट आप लिख करके चलोगे, एक्चुअल जो पेमेंट हो रही है वो यहाँ पर लिख करके चलोगे 90,000। लेकिन यहाँ पर जो एड बैक करोगे आप, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस वो एक्रूअल बेसिस पर, यानी जितना इंटरेस्ट बन रहा था पूरे साल का 1 लाख रुपया, वो ऐड करके चलोगे, वो ऐड करके चलोगे, वो ऐड करके चलोगे। यानी ऑपरेटिंग में ऐड होगा 1 लाख, जितना टोटल इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का, एक्रू होता है जो इंटरेस्ट ड्यू होता है 10 लाख का 10% यानी पूरा 1 लाख, उसमें से जो एक्चुअल में पे हुआ है फाइनेंसिंग में उतना ही माइनस होगा। एक्चुअल में 1 लाख ही पे हो गया होता तो फाइनेंसिंग में भी 1 लाख ही पे कर देते, सेम ही आ जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ध्यान ये देना है कि डीजीपी दिल में जो आई है वो उतना ऐड होगा इंटरेस्ट जितना पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, और फाइनेंसिंग में माइनस उतना होगा जितना एक्चुअल में उसमें से आपने पे किया है बच्चा पार्टी, पे किया है जितना एक्चुअल में उसमें से आपने। सर ऐसा क्यों? फाइनेंसिंग में तो यार देखो मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या है, जितना एक्चुअल में आया जितना एक्चुअल में पे हुआ, तो वहां तो 90 जाएगा। यहाँ 1 लाख क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। हाँ, इसे हम पी एंड एल से लेते हुए आ रहे हैं कि पी एंड एल में जो खर्चे माइनस हो चुके हैं उन्हें ऐड बैक करो, सिखाया था मैंने। हाँ, ये इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों ऐड बैक हो रहा है डीजीपी दिल में? क्योंकि एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त इस इंटरेस्ट को पी एंड एल में लिया गया था, माइनस किया गया था, और ये एक फाइनेंसिंग आइटम है। हम ढूंढ रहे हैं केवल ऑपरेटिंग, इसलिए फाइनेंसिंग आइटम का इफेक्ट हटाओ, फाइनेंसिंग आइटम नाम का खर्चा जो माइनस हो रखा है उसे ऐड बैक करो, उसे ऐड बैक करो। आपने पूरा बताया था सर, डिटेल में पूरा लिख करके बताया था। और पी एंड एल में अगर कोई खर्चा माइनस हुआ है, पी एंड एल में अगर इंटरेस्ट लिखा गया है तो पी एंड एल बनता है एक्रूअल बेसिस पे। उसमें पी एंड एल में ये नहीं देखते कि एक्चुअल में कितना पे हुआ, नहीं, पी एंड एल में देखते हैं कितना बना है, पूरे साल का ब्याज कितना बनता था, तो पी एंड एल में 1 लाख माइनस किया गया होगा, तो वहां का इफेक्ट हटाने के लिए अगर एड बैक करोगे तो कितना एड बैक करोगे? 1 लाख ही एड बैक करोगे ना, 1 लाख ही एड बैक करोगे ना। बोलो यस सुनो। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरा मैंने सिखाया था आपको कि इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो रखा होता है एनपीबीटी निकालते वक्त, इसलिए ये एक फाइनेंसिंग खर्चा है, हम एड बैक करके इसका इफेक्ट हटा देते क्योंकि हमें चाहिए केवल ऑपरेटिंग। तो पी एंड एल में जो खर्चा माइनस होता है इंटरेस्ट का, वो एक्रूअल बेसिस पे माइनस होता है, जितना पूरे ईयर का एक्रू हो रखा होता है वो माइनस होता है, उसे ऐड बैक कर देंगे, उसे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडमेड नोट्स में। ऑपरेटिंग में आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे एक्रूअल बेसिस पे, और फाइनेंसिंग में लेस करोगे जितना एक्चुअल में पे हुआ होगा उतना। एक्रूअल बेसिस का मतलब है जितना बनता था 10 लाख पे 10%, पूरा 1 लाख ऐड होगा, उसमें से जो पे हुआ है माइनस उतना होगा फाइनेंसिंग में 90। पूरा 1 लाख हो गया होता तो पूरा कर देते। ये अपने एग्जाम्पल लिया मैंने, उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक आइटम और है, उसको भी देख करके चलिए। ये देखिए ड्रिप में क्या है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। हाँ, ये यहाँ पर लेस हो रही है ऑपरेटिंग में, और यहाँ पर देखो डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब इन्वेस्टिंग में प्लस भी हो रहा है। हाँ, तो जो हमारी ये 3 टाइप की इनकम होती है ड्रिप में, जो DRI है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इसे हम ऑपरेटिंग में लेस भी करते हैं, और इन्हीं तीनों को इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग में ऐड भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। अब कुछ बच्चे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर अमाउंट इनका और दोनों तरफ सेम डाल देते हैं, जबकि ध्यान क्या रखना है, ऑपरेटिंग में लेस होगा एक्रूअल बेसिस पे। ऑपरेटिंग में जो लेस करते हो ड्रिप, उसमें DRI का अमाउंट एक्रूअल बेसिस पे लोगे, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट। और इन्वेस्टिंग में नीचे जो आप ऐड करते हो इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो रिसिप्ट बेसिस पे ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट किया 5% के रेट पर, तो हमारा सालाना कितना बनता है हमारी इनकम? 50,000। तो हम ऑपरेटिंग में जो लेस करेंगे वो करेंगे 50,000। अब मान लीजिए उसमें से मिली है 45, तो ऑपरेटिंग में लेस होगा पूरा 50 और ब्रैकेट लगा के, और इन्वेस्टिंग में जो ऐड करेंगे हम, इन्वेस्टिंग में जो इनकम हम लिखते हैं, जो हमें ये 5% का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है यहाँ पे जो हमारी, या डिविडेंड इनकम हो रही है जो भी यहाँ पे हमारी, वो 45,000 लिख करके चलेंगे, वो 45,000 लिख करके चलेंगे। ओके सर, गेटिंग योर पॉइंट सर, गेटिंग योर पॉइंट। समझ पा रहे हैं सर आपकी बात को, समझ पा रहे हैं? क्यों भाई? देखो
जो इन्वेस्टिंग में तुम लोगे वो तो उतना ही लोगे जितना हमारे पास आया है एक्चुअल में, जो रिसीव हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 45 आया तो 45 ही लोगे। हाँ, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना सीधा सीधा बनते हैं, उनका कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता, तो उनमें तो एक्चुअल अमाउंट ही आता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअल माइनस करो फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट इनकम एक्चुअल जो आई है वो ले लो इन्वेस्टिंग में। हाँ, ऑपरेटिंग में अगर बात करें तो वो इनडायरेक्टली आते हैं घूमते हुए, वहां एक्रूअल का ध्यान रखना। एनपीबीटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एनपीबीटी यानी पी&एल वाली चीज से शुरू करके वापस आ रहे होते हैं घूम के, और पी&एल एक्रूअल बेसिस पे बनता है, इसलिए एनपीबीटी में यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्रूअल का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। जो हमारे पी&एल अकाउंट में इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट नाम की यानी अदर इनकम पी&एल में लिखी गई होगी क्रेडिट साइड, वो उतनी लिखी गई होगी जितनी बनती थी 50,000 पी&एल में, ना कि 45,000। तो उसका इफेक्ट जब हटाओगे, उस इनकम को जब यहां से हटाओगे तो कितना हटाओगे? 50। और इनकम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि भैया हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, हमें अपना ये इन्वेस्टिंग वाली इनकम नहीं चाहिए, इसमें से हटाओ, माइनस कर दो, इसका इफेक्ट हटा दो। इन्वेस्टिंग इनकम होती है ये इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड, ये जुड़ी हुई है एनपीबीटी में, हमें उसमें से केवल ऑपरेटिंग चाहिए, तो इन्वेस्टिंग इनकम को हटाओ, तभी तो इन्वेस्टिंग इनकम भागेगी और खाली शुद्ध ऑपरेटिंग बचेगा हमारे पास। पहले भी बताया हुआ पूरा ये। हाँ सर, हाँ सर। तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए आप लोगों के ऊपर, आज की क्लास की समअप करा देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर से रिलेटेड प्रॉफिट पे जो टैक्स है वो पेमेंट अगले साल होती है, लेकिन आएगा करंट ईयर के ही पी&एल में वो खर्चा, क्योंकि मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं ऐसा। ठीक है सर। उसके बाद एक्चुअल पेमेंट तो पता नहीं हो तो बाद में होगी, तो एक वर्ड लगा देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। 23-24 का खर्चा, 23-24 का टैक्स 23-24 की पी&एल में डालोगे, लेकिन प्रोविजन वर्ड के नाम से, अंदाजे के नाम से, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट तो बाद में होगी। जहां देखिए क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस वीडी ओपनिंग बैलेंस, बाय पी&एल जितना करंट ईयर में और बना दिया प्रोविजन, टू बैंक जितना उसमें से पे कर दिया, टू बैलेंस शीट जितना एंड में बच गया। बाय पी&एल वाला अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम एनपीबीटी में प्लस करेंगे, और टू बैंक वाला अमाउंट फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे माइनस कर देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो हमारा और कोई पॉइंट सीखा था क्या बीच में? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इंक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग में प्लस, डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग में माइनस। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग में जो ऐड होता है डीजीपी दिल में वो एक्रूअल बेसिस पे होगा, फाइनेंसिंग में जो लेस होता है वो पेड बेसिस पे होगा, एक्चुअल पेमेंट। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट इनकम जो ड्रिप में लेस होती है, ऑपरेटिंग में डीआरआई ड्रिप, उसमें एक्रूअल बेसिस पे लेस होगी जितना एक्चुअल में बनती है इनकम, और जो इन्वेस्टिंग में इधर इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव रेंट रिसीव जो हम ऐड करते हैं वो जितना एक्चुअल रिसीव हुआ है उतना करके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में और चर्चा को आगे बढ़ा के कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।